सरकार ने जो विधानसभा में राज्यसभा में 3 बिल पास किए हैं, कितना समर्थन करते हैं? सरकार किसानों को किस तरह लाभ देना चाहती है? सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बिल ऑर्डिनेंस के थ्रू 5 जून 2020 को पहले से ही देश में लागू किए जा चुके हैं। सारी विरोधी पार्टियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है तो सारी राजनीतिक दलों की संज्ञान में होता है। ऑर्डिनेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कमरे के अंदर पास कर दिया जाए। तो इन्हें ये सब ड्रामा करना था तो 5 जून को ही क्यों नहीं किया? ये बिल की ड्राफ्टिंग कांग्रेस सरकार में की गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस भी चाहती थी इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा कानून बनाना। तो अगर ये कानून इतना बुरा था, ये तीनों बिल इतने बुरे थे, तो कांग्रेस खुद क्यों लाना चाहती थी? पर बात क्या है कि हमें तो विरोध करना है मोदी जी का, किसी भी चीज़ में करना है। मोदी जी ये कहते हैं सबको 1-1 लाख देते हैं देश के लोगों को, तो उन्हें इसका भी विरोध करना है कि 5-5 लाख क्यों नहीं, या देश की पैसे को क्यों लौटा रहे हैं। अब बात आती है इस बिल की। देखिए, 3 बिल पास किए गए। सबसे पहला बिल है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल के हिसाब से, देखिए उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ जिससे कि आम जनता के भी समझ जाए। आज की डेट में मुझे पता है कि मैंने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा किया, लाइक आलू पैदा किया मैंने, और चेन्नई में वो आलू बिक रहा है 30 रुपये किलो, और मेरे यूपी में वो आलू बिक रहा है 15 रुपये किलो। 2-4 रुपये किलो का भाड़ा बूढ़ा हो गया, यानी कि मेरा आलू 20 रुपये वाला वहाँ पर 30 रुपये बिक रहा है किसी भी कारणवश। अब क्योंकि एक बाध्यता होती थी, पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी, 9R 6R वगैरह ये सब कटता था, तब जाके मैं अपनी कोई भी चीज़ बाहर वाले प्रदेशों में बेच पाता था। सरकार ने जैसे सेल टैक्स ख़त्म करके GST पूरे भारत में एक रूप में लगा दिया, उसी तरीके से किसान की ट्रेड को भी पूरे भारत में खोल दिया। अब कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा प्रोडक्ट इसलिए सस्ता बिका क्योंकि मैं बाहर नहीं ले जा पाया। जहाँ उसको महंगा पता चले वहाँ जाके अपना स्वतंत्र रूप से बेचे। सरकार ने बिचौलियों की भूमिका इसमें बहुत कम कर दी, और विरोध भी बिचौलिए ही कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शरद पवार जी की बेटी और भी कई नेता हैं, उनके बच्चे इस एग्री प्रोडक्ट की दलाली में 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की मुनाफा दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो बड़ी तकलीफ हो रही है उन लोगों को। आम किसान के लिए ये चीज़ बड़े फ़ायदे की। दूसरा नंबर बिल जो है वो है फार्मर एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज बिल 2020। ये बड़ा अच्छा बिल था। अब तक क्या होता था कि मैंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, मैंने आलू पैदा किया। कभी तो मेरा आलू 150 रुपये पैकेट बिकता था। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे भी किसान अपने आलू डाल जाते थे, उनको कीमत नहीं मिलती थी, खाली बोरा ले जाते थे, आलू पड़ा छोड़ जाते थे। और इस साल वही आलू 1500 रुपये पैकेट बिक रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि 5 सालों में 2 साल जब वो आलू फिकता है तब उस किसान के ऊपर क्या बीतता हुआ है। तो किसान ने क्या किया कि कोई भी कॉरपोरेट हाउस लीगली कॉन्ट्रैक्ट में जाके उस किसान से पहले ही उसकी फसल का अनुबंध कर सकता है। अब बात आती है, ये तो कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में आ जाएगा सब कुछ। तो भाई मेरे पास रिलायंस आया, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको आलू का बीज 1500 रुपये में दूंगा, आपका आलू मैं 600 रुपये पैकेट के हिसाब से सीजन पे खरीद लूँगा। इसका मतलब ये तो नहीं है मैं तुरंत साइन कर दूंगा। अब घर पे जाके मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा और देखूंगा कि मेरा खर्चा कितना आ रहा है, मेरा आलू कितने रुपए का मुझे पड़ता है। जैसे मैं आलू करता हूँ, मुझे पता है 300-350 रुपये का आलू पड़ता है। अब रिलायंस वाले मेरा अगर 500-550 में खरीद रहे हैं, एश्योर्ड प्रॉफिट मुझे दे रहे हैं 150 रुपये की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी चीज़ है। मुझे ये भय खत्म होता है मेरे दिमाग से कि अगली साल क्या होगा आलू का। 150 रुपये पैकेट की मुनाफा से मेरे बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहेगी, मेरा जीवन यापन भी चलता रहेगा। एक तरीके से ये फसल का इंश्योरेंस हो गया। इस फसल के दौरान भी कोई हानि होती है फसल में, उसका जिम्मेदार भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, ऐसा सरकार ने प्रावधान रखा है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लीगली ये काम होने लगेगा। कॉर्पोरेट हाउसेज अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं ज़मीन का, ज़मीन के अधिग्रहण की कोई बात नहीं है इसमें। ये तो अपनी इच्छा का कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एश्योर्ड प्रॉफिट चाहिए होगी, तो मेरे पास एक विकल्प होगा। किसान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तीसरा आता है एसेंशियल कमोडिटी बिल। इसमें क्या होया, अब तक ये नियम हुआ करता था कि जो प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटी में फॉल करते थे उनके भंडारण की एक मात्रा सरकार द्वारा तय की जाती थी कि इससे ऊपर उनका भंडारण नहीं किया जा सकता।
इस वजह से क्या होता था, अब जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए, उसकी भंडारण क्षमता सरकार ने तय की है 20 टन, 20 टन से ज़्यादा कोई उसका भंडारण नहीं कर सकता। अब वो चीज़ प्रोड्यूस इतनी ज़्यादा हो गई देश में कि उसकी कीमत ज़मीन पे आ गई। अब उसके भंडारण को भी सरकार ने बाउंड कर दिया है कि 20 टन से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट कौड़ियों के भाव ज़मीन पर बिकता था, क्योंकि भंडारण के लिए आप बाध्य हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो क्या होता था कि उस समय वो प्रोडक्ट ज़मीन पे आके बिकने लगता था, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव किसानों को मिलती थी। और जब वो प्रोडक्ट कुछ दिनों में, महीने 2 महीने में ज़मीन वाला खप जाता था, ख़त्म हो जाता था, कंज्यूम हो जाता था, फिर वो थोड़ा सा स्टॉक वाला प्रोडक्ट, क्योंकि सबको मालूम है स्टॉक तो बहुत थोड़ा है, इसकी एक लिमिटेशन है, फिर वो आसमान के भाव बिकता था। फ्लाइट के वो उसके प्राइस के फ्लक्चुएशंस ज़मीन और आसमान वाले हुआ करते हैं। आम जनता को मालूम है कि दालें हैं, एक सर्टेन अमाउंट पे ही इनको स्टोरेज किया जा सकता है, तो स्टोर तो ज़्यादा होगी नहीं, कीमत बढ़ा दें। मल्टीनेशनल कंपनियां कीमत उनकी 200 रुपये किलो और 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो करती थी। अब वो अमाउंट ख़त्म कर दिया गया सरकार द्वारा, तो इससे हमको कितना भी भंडार कर लेंगे, जब सस्ता होगा तो भंडार कर लेंगे उसको आगे के लिए, प्राइस का फ्लक्चुएशन कम होगा। ये बिल पूरी तरीके से किसानों के पक्ष में है तीनों। मोदी जी पर भरोसा रखिए, मोदी जी जो भी करते हैं उसमें देश की भलाई होती है। इसी के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।